क्या आप भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो इनसे जो कमीशन और शिपिंग की इनवॉइस रिसीव हो रही है उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो अभी से आपको डिडक्ट करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों, वो इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, सर्कुलर नंबर 20/2023 28 दिसंबर को आया था, जो काफ़ी बड़ी रिलीफ है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें जो सेक्शन 194 ओ था उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्लियरिफिकेशन दिया है, और जिसकी वजह से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। क्या रिलीफ है, इससे पहले अपन लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का टीडीएस का फ्लो कैसे है और टीडीएस किन किन स्टेज के ऊपर एप्लीकेबल है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का फ्लो देखते हैं। एक सेलर है, सपोज XYZ एक सेलर है, ई कॉमर्स सेलर, वो अपने कुछ गुड्स फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स ऑपरेटर है वहाँ लिस्ट करता है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू ये प्रोडक्ट बायर्स के सामने प्रेजेंट करती है। इस सेलर ने फ्लिपकार्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा था जिसकी प्राइस थी 150 प्लस 27 रुपीज़ GST, 18% GST थी। ऐसे करके 177 रुपीज़ की प्राइस लिस्ट कर रखी। बायर को प्रोडक्ट पसंद आया, फ्लिपकार्ट पर बायर ने ऑर्डर किया, और फ्लिपकार्ट ने ये सेम ऑर्डर किसको कर दिया, XYZ को। XYZ जो सेलर है फ्लिपकार्ट के थ्रू इस बायर को गुड्स की डिलीवरी दे देगा। अब इस सिचुएशन में बायर कितने रुपए फ्लिपकार्ट को पे करेगा? बायर पे करेगा 177 रुपीज फ्लिपकार्ट को पे कर देगा, और फ्लिपकार्ट सेलर को कितने रुपए देगा? देखो, सेलर के बिहाफ पर फ्लिपकार्ट को कितने रुपए मिले हैं, 177 रुपीज की रिसीव हुई है। अब फ्लिपकार्ट जब सेलर को अमाउंट पे करेगा तो सेलर से बोलेगा कि साहब, हमने आपके प्रोडक्ट्स की सेल करवाई है, हम 10% कमीशन चार्ज करेंगे टैक्सेबल वैल्यू पर, मतलब 150 रुपये के ऊपर 10% 15 रुपीज़ का कमीशन चार्ज करेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट बोलेगा कि हमने इन गुड्स की शिपिंग भी हमने करवाई है, तो लॉजिस्टिक के नाम पर सपोज 70 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। टोटल 85 रुपीज़ फ्लिपकार्ट का एक्सपेंस हो गया। अब 177 में 85 रुपीज़ डिडक्ट करके फ्लिपकार्ट सेलर को 92 रुपीज़ पेएबल हो गई। अब देखिए, टीडीएस का सारा जो गेम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जीएसटी एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी गुड्स अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल होते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करके ई कॉमर्स सेलर को पे किया जाए। तो जीएसटी में टीडीएस 1% फ्लिपकार्ट डिडक्ट करेगा, टैक्सेबल वैल्यू है 1.5 रुपीज। सेम प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194 है, वो बाउंड करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, मीन्स फ्लिपकार्ट को, कि 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू फ्लिपकार्ट सेलर का डिडक्ट करके उसको पे करे। मीन्स 1.5 रुपीज़ जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करेगा फ्लिपकार्ट, और 1.5 रुपीज़ इनकम टैक्स में करेगा, और 3 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद में फ्लिपकार्ट कितने रुपए सेलर को पे करेगा, 89 रुपीज़ सेलर को पे कर देगा। यहाँ तक
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लिपकार्ट की है। जीएसटी टीडीएस के लिए फ्लिपकार्ट अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करेगा तो सेलर को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इनकम टैक्स के टीडीएस के लिए फ्लिपकार्ट अपना 26Q फाइल करेगा, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करेगा तो इस सेलर को उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। बात आती है नेक्स्ट स्टेज पर, जो फ्लिपकार्ट ने शिपिंग और कमीशन के नाम पर 70 रुपीज़ और 15 रुपीज़ चार्ज किया है, उसका फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फ्लिपकार्ट सेलर को इनवॉइस देगा, इनवॉइस रेज्ड बाय फ्लिपकार्ट कमीशन के नाम पर इनवॉइस देगा 15 रुपीज़ की और शिपिंग के नाम पर फ्लिपकार्ट इनवॉइस देगा 70 रुपीज़ की। मैं ये मान लेता हूँ कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। 85 रुपीज़ की फ्लिपकार्ट ने ये इनवॉइस दे दी। किसको दी है इनवॉइस? सेलर को। सेलर अपनी बुक्स में जैसे ही ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा तो सेक्शन 194H और 194C याद आएगा सेलर को, और उसमें क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी कमीशन के नाम पर कोई भी एक्सपेंस करते हो या शिपिंग के नाम पर या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कोई भी एक्सपेंस करते हो तो उसमें रेस्पेक्टिव सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब सेलर की क्या जिम्मेदारी हो गई कि 194H में 5% और 194C में 2% टीडीएस डिडक्ट करें। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कमीशन और शिपिंग सेलर पे कर रहे हैं क्या फ्लिपकार्ट को? जी बिल्कुल भी सेलर पे नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा ही फ्लिपकार्ट के कंट्रोल में था तो फ्लिपकार्ट ने अपने आप कमीशन और शिपिंग उस पैसे से डिडक्ट करके सेलर को दिया। सेलर ने कोई भी अमाउंट कैश के अंदर या बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू पे नहीं की है, लेकिन दोनों सेक्शन है 194H और 194C, और उसमें क्लियरली ये बोला हुआ है कि कोई भी अमाउंट अगर बुक एडजस्टमेंट के थ्रू भी रोटेट की जाती है तो उसको भी यही माना जाएगा कि वो सेलर ने फ्लिपकार्ट को पे की है। अब यहाँ बुक्स में एडजस्टमेंट हो रहा है, सेलर अपनी सेल बुक करेगा 150 रुपीज़ की, उसमें से 15 रुपीज़ 70 रुपीज़ फ्लिपकार्ट का कमीशन और शिपिंग के नाम पर डिडक्ट करेगा और नेट जो पैसा है वो फ्लिपकार्ट के अंदर पेएबल शो कर देगा। तो इस सिचुएशन में 85 रुपीज़ सेलर ने पे नहीं किए, लेकिन चूंकि रेस्पेक्टिव सेक्शन में बोला हुआ है बुक्स में एडजस्ट कर लिए, तो इस सिचुएशन में 194H और C में टीडीएस डिडक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन है कि सेलर ने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन रिकवर कैसे करेगा? क्योंकि ये तो अपनी पॉकेट से देगा। बिल्कुल ये अपनी पॉकेट से देगा। यहाँ 15 का 0.5% होता है 0.75 75 पैसे, और यहाँ होते हैं 1.4। जब अकाउंटिंग एंट्री करेगा तो सेलर कैसे अकाउंटिंग एंट्री करेगा? सेल्स शो करेगा अपनी 150 रुपीज़ की, जीएसटी शो करेगा अपनी 27 रुपीज़ की, 197 फ्लिपकार्ट के मांगते हैं, फिर लेस कर देगा कमीशन एंड शिपिंग 85 रुपीज़। ये माइनस करने के बाद में 92 रुपीज़ हुए। 92 रुपीज़ में से फ्लिपकार्ट के और कितने मांगता है? 1.4 और 0.75। ये अमाउंट और फ्लिपकार्ट से लेगा, और कब लेगा? जब भी ये टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, और जो फॉर्म 16A आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट फ्लिपकार्ट को देगा और फिर फ्लिपकार्ट ये अमाउंट उसको रियम्बर्स करेगा। यहाँ देखिए मल्टी स्टेज में टीडीएस हो गया। फ्लिपकार्ट सेल्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है सेलर का, और सेलर क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट का टीडीएस डिडक्ट कर रहा है कमीशन और शिपिंग के ऊपर। इसी से रिलेटेड रिलीफ दी है सर्कुलर नंबर 20/2023 में। वो रिलीफ देखने से पहले एक बार 194O है उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। 194O में बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्टर होगा।
डिडक्टिव कोई भी पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सेल कर रहे हैं वो डिडक्टिव उन पर्सन्स का टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर छोटे सेलर्स को रिलीफ दिया गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो 5 लाख रुपए तक का गुड सेल कर रहा है किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये 5 लाख रुपए की लिमिट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाइज है। सपोज मैं फ्लिपकार्ट मीशो दोनों के ऊपर सेल कर रहा हूँ तो 5 लाख रुपए फ्लिपकार्ट की है, 5 लाख रुपए मीशो की है। अगर उससे ज़्यादा सेल कर रहा हूँ तो वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है इसके अंदर। 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा अगर सपोज कोई भी पेमेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास आया ही नहीं, जैसे सपोज मैंने ओयो के थ्रू एक होटल बुक करवाई थी, होटल में मैंने चेक इन किया, चेकआउट करते टाइम पर मैंने होटल रिसेप्शन पर जाकर के बोला कि सब ओयो को पेमेंट करना है लेकिन मैं आपको ही पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पास कैश है। होटल वाले ने बोला हम हमारे को पेमेंट कर दो, हम ओयो से बात करें। मैंने डायरेक्टली ओयो को पेमेंट ना करके होटल को पेमेंट कर दिया। अब ओयो के पास तो पैसा आया ही नहीं, डायरेक्ट किसके पास गया? होटल के पास। लेकिन यहाँ भी ओयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। यही माना जाएगा कि मैंने होटल को पेमेंट नहीं किया है, ओयो को पेमेंट किया। सेक्शन 194 में बात क्लियर कट ये बोली गई थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो सेल्स के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, मतलब जिन ट्रांजैक्शन के ऊपर सेक्शन 194 में टीडीएस डिडक्ट हो रहे हैं उस सेल्स के रेस्पेक्ट में होने वाले ट्रांजैक्शन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा किसी अदर सेक्शन में। जैसे सेल्स के रेस्पेक्ट में कमीशन का ट्रांजैक्शन हुआ, शिपिंग का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाउट था, इस वजह से सब लोग इस सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। तो लेकिन अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सर्विस है या कोई अदर सर्विस है जो सेल्स के कनेक्शन में नहीं है, उन सर्विसेज के ऊपर रेस्पेक्टिव सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आगे सर्कुलर देखेंगे तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। इससे रिलेटेड दो सर्कुलर ऑलरेडी आ चुके हैं। सर्कुलर नंबर 17 जो 2020 के अंदर आया था और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है। अपन बीएससी एनएससी के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ टीडीएस डिडक्ट कर पाना काफ़ी टिपिकल है, तो सर्कुलर नंबर 17 से इनको फ्री कर दिया था। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर भी 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा जब भी अपन ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज मैं फ्लिपकार्ट पर गया, फ्लिपकार्ट से कोई भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर नहीं रहा हूँ, मैं पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, फिर पेमेंट गेटवे फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या पेमेंट गेटवे भी टीडीएस डिडक्ट करेगा क्या फ्लिपकार्ट का? तो इसमें बोला गया था कि पेमेंट गेटवे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का। हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर से एक सर्टिफिकेट जरूर लेगा कि फ्लिपकार्ट से एक सर्टिफिकेट जरूर लेगा कि आप सामने वाले पर्सन्स का, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, मैं आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है, रिन्यूबाई है। इन पोर्टल्स पर जाकर के सपोज मैंने पॉलिसी करवाई, मैंने मेरी मोटर कार की पॉलिसी करवाई थी, कार की पॉलिसी बाजार पर जाकर के करवा ली। नेक्स्ट ईयर के अंदर अब इस टाइम पर मैंने पॉलिसी बाजार पर पॉलिसी करवाई, डायरेक्ट पेमेंट किया पॉलिसी बाजार को, और पॉलिसी बाजार ने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किया, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल का टाइम आया तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को खुद को रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर भेज करके लिंक दिया कि आप यहाँ अपनी पॉलिसी को रिन्यू करो, और मैंने डायरेक्ट लिंक पर जाकर के पेमेंट कर दिया, मेरी पॉलिसी रिन्यू हो गई। पॉलिसी बाजार को पता ही नहीं चला कि पॉलिसी रिन्यू भी हो गई। उसको कब पता चला? जब सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने ईमानदारी दिखाई और बताया कि आपका कस्टमर था जिसकी पॉलिसी हमने डायरेक्ट रिन्यू करवाई, उसका कमीशन है ये।
तो उस सिचुएशन में पॉलिसी बाजार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस डिडक्ट करे अगर उसका उस रिन्यूअल के ट्रांजैक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके अलावा एक सर्कुलर नंबर 2021 में आया था, उसमें कुछ ई ऑक्शनर्स हैं उनको एग्जम्प्ट किया था। ई ऑक्शनर्स कैसे हैं, जैसे सपोज एक वेबसाइट है स्पिनी, उस पर क्या किया, कार्स की ऑक्शन होती है, मैंने मेरी कार लिस्ट की और कार लिस्ट करके मैंने बोला कि ये कार मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। स्पिनी ने बोला ठीक है आप सेल आउट करो, हम इसकी ऑक्शन के अंदर इसको डाल देते हैं। स्पिनी ने ऑक्शन में डाला, एक बायर आया और उसने बोला साहब इस कार के मैं 5 लाख रुपए दूंगा। स्पिनी ने मेरे को इन्फॉर्म किया, मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। मैं बायर से डायरेक्ट मैंने कांटेक्ट किया और बायर ने मेरे को नेगोशिएट करके उस कार को 4 लाख 4.5 लाख रुपए के अंदर मेरे से परचेज कर लिया। यहाँ स्पिनी में जब मैं लिस्ट करूँगा उस टाइम पर सपोज उन्होंने कोई चार्ज लिया मेरे से और मेरी कार को लिस्ट कर दी, और जब सामने वाला बायर का उससे भी हो सकता है उन्होंने कोई चार्ज लिया हो और वो लिस्ट कर दी। इस केस में स्पिनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था सेल्स और परचेज के ट्रांजैक्शन में। उसका रोल कितना था, केवल और केवल प्राइस फिक्स करने थे। तो इस सिचुएशन में सर्कुलर नंबर 20 है, उसने एग्जम्प्ट किया है कि ई ऑक्शनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जहां उनको केवल प्राइस डिस्कवरी का फंक्शन है उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, उन लोगों को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर्कुलर नंबर 20 जो अभी आया है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखो सर्कुलर नंबर 20 में क्या क्लेरिफिकेशन दिया है। सबसे पहला जो क्लेरिफिकेशन है सर्कुलर नंबर 20 में वो है ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी आप फ्लिपकार्ट पर विजिट कर रहे हो, ओनली फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट लिस्ट है केवल वो ही आपको डिस्प्ले होंगे। ओएनडीसी में क्या होगा, एक नेटवर्क है फ्लिपकार्ट को बोला गया है कि आप ओएनडीसी का पार्ट बनो और आप क्यों ना जितनी भी इस नेटवर्क के अंदर वेबसाइट है सबके गुड्स डिस्प्ले करो। सेम चीज बाकी वेबसाइट्स को, कि अमेजोन को भी यही बोला जा रहा है, पेटीएम को भी यही बोला गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सपोज मेरे को गुड्स चाहिए, मैं फ्लिपकार्ट पर गया और फ्लिपकार्ट पर अमेजोन के गुड्स मेरे को पसंद आए। अब ओएनडीसी के अंदर जैसे ही फ्लिपकार्ट पर अमेजोन के गुड्स पसंद आएंगे तो ऐसा नहीं है कि अमेजोन की वेबसाइट पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, मेरे को ऑर्डर फ्लिपकार्ट को ही देना है, केवल गुड्स शो होंगे मेरे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दूंगा, और चूंकि फ्लिपकार्ट ने ये प्रोडक्ट कहाँ से लिए हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट अमेजोन को पेमेंट करेगा। और अमेजोन भी गुड्स खुद तो सेल करता नहीं है, अमेजोन ने ये गुड्स कहाँ से लिए हैं, उसका जो भी सेलर है वहाँ से। तो यहाँ मल्टी लेयर हो गई ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट है, वो अमेजोन का टीडीएस डिडक्ट करेगा 194 में, और अमेजोन है वो सेलर का टीडीएस डिडक्ट करेगा 194 में। तो यहाँ रिलीफ दी गई है कि आपको मल्टी लेयर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। जो लास्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है मतलब अमेजोन है, वो ही टीडीएस डिडक्ट करेगा, फ्लिपकार्ट को जरूरत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है कि सपोज अमेजोन खुद ही गुड सेल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फ्लिपकार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अमेजोन का टीडीएस डिडक्ट करे। इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 2, जो अपना मेन जो पर्पज है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि
फ्लिपकार्ट आपके थ्रू आप सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट 194 में टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। फिर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को शिपिंग की और कमीशन की इनवॉइस दे रहा है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उस शिपिंग और इनवॉइस कमीशन की इनवॉइस पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो जो मल्टी लेयर टीडीएस डिडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, बायर ने 100 रुपीज दिए फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट ने 5 रुपए का कमीशन रिटेन किया और यहां देखिए कितने रुपए दिए गए, 95 रुपीज की अमेजोन को दी। और अमेजोन ने 10 रुपए का कमीशन रिटेन करके कितने रुपए दिए सेलर को, 85 रुपीज। इस सिचुएशन में अमेजोन फ्लिपकार्ट को 5 रुपए की इनवॉइस रेज करेगा क्योंकि 5 रुपए रिटेन किए गए। और फ्लिपकार्ट अमेजोन को 5 रुपए की इनवॉइस रेज करेगा और अमेजोन 10 रुपीज की इनवॉइस किसको रेज करेगा, सेलर को रेज करेगा। तो यहाँ जो 5 रुपए है उसके ऊपर अमेजोन को टीडीएस डिडक्ट करना था और यहाँ 10 रुपए पर सेलर को टीडीएस डिडक्ट करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें यही बोला गया है कि इन मल्टी स्टेज के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर 194 में किसी भी ट्रांजैक्शन का टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन पर किसी भी अदर सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट सेलर का एग्जाम्पल देख करके कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ ओएनडीसी के ही सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस सर्कुलर में। लेकिन चूंकि ओएनडीसी के केस में अगर ये टीडीएस का है प्रोविजन तो नॉर्मल सेलर्स के केस में भी ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी बताए गए हैं जो रेलेवेंट नहीं है कि अगर फ्लिपकार्ट है सेल्स के अकॉर्डिंग, सपोज ई कॉमर्स ऑपरेटर है सेल्स के अकॉर्डिंग अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी और विदाउट टैक्सेज जो अमाउंट होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, पेमेंट के बेसिस पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ टोटल जितना पे किया है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ अपना प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप भी कमीशन और इन इनवॉइसेज शिपिंग की इनवॉइसेज पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। अब आपको रोक देना चाहिए। और चूंकि फ्लिपकार्ट की एक 5 जनवरी को मेल भी रिसीव हुई है सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आप टीडीएस डिडक्ट मत करो, हम आपका कोई भी टीडीएस रियम्बर्स नहीं करेंगे। एक पोर्टल है बिजनेस, वो जब से 194 सेक्शन आया है 194 ओ आया है तब से वो क्लियर कट मेल करके बोल रहा है कि टीडीएस डिडक्ट किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको रियम्बर्स नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट सर्विस है या कोई भी ऐसी सर्विस से रिलेटेड इनवॉइस आई है जो आपके सेल्स के रेस्पेक्ट में नहीं है तो उन इनवॉइसेज पर टीडीएस डिडक्ट होगा। थैंक यू सो मच।